दोस्तों सबसे पहले वीडियो के नीचे कम से कम 500 कमेंट तो इस वीडियो के नीचे भी होना चाहिए। और थैंक यू सो मच, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया, इसीलिए मैं ये वन शॉट वीडियो बना रहा हूं। और ये इतना बड़ा टॉपिक है पर मैं इसको बहुत ही कम टाइम में कवर करूंगा। और अगर किसी का बेसिक भी नहीं कवर है वो भी इसे कवर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जून 2024 जो अपना रिसेंट पेपर है उसे मैं उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करा के दे दूंगा। तो चलते हैं वन बाय वन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले बेसिक चीजें स्टार्ट करने के पहले हर एक स्टूडेंट का बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, u इक्वल टू समथिंग दिया है, u इक्वल टू समथिंग, अगर मुझे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है डेल u बाय डेल y, अगर समझो मैं विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूं, तो जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू y लूंगा तो बस y वाले, या तो समझो मैं विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं समझो, तो बस मैं x वाले को सॉल्व करूंगा। और जहां पे y अकेला है ये टर्म सुनना वो जीरो हो जाएगा। जैसे इसमें विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x का डेरिवेटिव तो 1, y अकेला है तो जीरो हो जाएगा। यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं डेल u बाय डेल y, अब यहाँ पे बस किसको सॉल्व करना है, y को, जहां x अकेला है जीरो हो जाएगा। y का क्या आएगा, जैसे x स्क्वायर का 2x तो वैसे y स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y। बहुत ही सिंपल सा है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ये डेल u बाय डेल y अगर मैं सॉल्व करूं तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बस इसके अंदर जो y वाले टर्म है वो मैं सॉल्व करूंगा, x जीरो हो जाएगा। पर x अकेला जहां होगा वहां जीरो होगा, पर अगर x y के साथ होगा वो जीरो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे x है ये जीरो नहीं होगा, उसको एज इट इज आपने लिख दिया कांस्टेंट है। अब यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, जैसे x का 1 वैसे y का 1, x एज इट इज है। जैसे अगर आप देखोगे x स्क्वायर का 2x तो वैसे y स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y। अब यहाँ पे देखो x अकेला है, अकेला रहेगा तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे y स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने चीजें सॉल्व कर दी। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए जो आपने पहले भी पढ़ा है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। अब उसके बाद आता है सबसे मेन पार्ट, उसके पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो नया पेपर पैटर्न है M2 का वो कैसा पेपर आने वाला है उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जाके हर बच्चा उस पेपर पैटर्न को देख ले, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि हाँ मुझे किस तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या करना है दोस्तों, देखो सबसे पहले ये m है आपका इक्वेशन, m dx n dy विच इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में रहेगा। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिखे तो समझ जाना कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सम हो सकता है। यहां पे आप m पार्ट रखो, यहां पे आप n वाला पार्ट रखो। एंड दोस्तों इसके बाद ये वाले पार्ट को आप डेल m बाय डेल y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, ये वाले पार्ट को डेल n बाय डेल x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो। मतलब ये m को विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करो, n को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करो। अगर m डेल m बाय डेल y और डेल n बाय डेल x अगर दोनों का आंसर सेम आ गया, मतलब हमारा इक्वेशन क्या है दोस्तों एग्जैक्ट। तो ये स्टेप अगर आपको याद होगा पिछले बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा था। अब इसके बाद डायरेक्ट अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, m dx n dy और विच इज इक्वल टू c। बस इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि इसके अंदर हम y का जो भी टर्म आएगा उसको हम कांस्टेंट समझते हैं। जैसे कांस्टेंट मतलब जैसे 2 3 रहता है, बट इसके अंदर कोई भी टर्म, इसके अंदर x वाला कोई भी टर्म आएगा तो उसको हम नहीं लेंगे। जैसे अगर समझो n के अंदर कौन सा टर्म आप लोगे, n इक्वल टू अगर समझो एक्स वाई है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है और प्लस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें से कौन सा टर्म आप लोगे, जिसमें x है वो लोगे ही नहीं। भले इसमें y है पर इसमें x दिख गया तुम नहीं लेना है। ये x है ये भी नहीं लोगे, ये भी नहीं लोगे, बस ये वाला टर्म y जो अकेला है वो टर्म यहाँ पे आप लिखोगे। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट है। अब इससे रिसेंटली इससे रिलेटेड जो सम पूछा गया आपके एग्जाम में वो भी मैं सॉल्व करा देता हूं। ये देखो ये जो सम है दोस्तों आपके पेपर में जून 2024, मतलब इसके पहले जो आपका रेगुलर पेपर था उसमें ये सम पूछा गया था। और मैंने बोला कि अगर आप बस वीडियो को अच्छे से वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि अब आपको कौन से टॉपिक के रिसेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी मैं आपको सॉल्व करा के दे दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि m क्या होगा, x है y है -2 है, क्योंकि dx के आगे m होता है। n क्या है दोस्तों, x माइनस वाई प्लस 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो डेल m बाय डेल y लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों डेल n बाय डेल x। आप लिखते टाइम लिख देना पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करूं
तो y को बस मैं सॉल्व करूंगा, y का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 1, x तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x बस x सॉल्व होगा, x का डेरिवेटिव 1, ये दोनों 0 हो जाएंगे। यस, अब ये दोनों के आंसर क्या है दोस्तों, सेम है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डेल m बाय डेल y विच इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x, और देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। गिवन इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। अगर ये एग्जैक्ट फॉर्म में है तो हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई और विच इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे m में हम कौन सा वैल्यू रखेंगे दोस्तों, m में कितना इजी सा सम 6 मार्क्स के लिए आया था, x प्लस वाई माइनस 2 और यहाँ पे dx है। n में कौन सा वैल्यू रखेंगे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला कि n में जो वैल्यू x है वो मत रखो, और ये रख सकते हैं, मतलब माइनस वाई रख सकते हैं, इसमें x नहीं है तो ये भी रख सकते हैं। तो ये दो वैल्यूज हमने रखा विच इज इक्वल टू सी। अब आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, बिना किसी टेंशन के आप आराम से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। देखो x का विथ रिस्पेक्ट टू x है तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। दोस्तों मैंने बोला था y कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, डेरिवेटिव 0 होता, तो y ऐसे ही रहेगा। विथ रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दो, अगर विथ रिस्पेक्ट टू m होता तो m मल्टीप्लाई होता, t होता तो t मल्टीप्लाई होता। ये -2 ये भी कांस्टेंट है दोस्तों, तो बस इसमें क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन यहाँ पे अगर हम ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करें तो देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख दे रहा हूं। y का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर बाय 2। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये 4 का इंटीग्रेशन 4 है, कांस्टेंट है, साथ में बस y लगा दो विच इज इक्वल टू सी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो ये हमें मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्योंकि यहाँ पे लाइट बार बार आ जा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये वाले वीडियो को सेव कर देता हूँ, क्योंकि यही इतना ही वीडियो मुझे 3-4 बार बनाना पड़ा, क्योंकि लाइट बार बार चले जा रहा है। तो अब मैं आगे के वीडियो को बनाता हूं, कहीं अगर लाइट गया तो ये वाला वीडियो मेरा सेफ रहेगा। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, और आगे की ओर अब हम नेक्स्ट पार्ट कवर करने की कोशिश करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमें, देखो मैंने आपको ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कराया था, अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमने कवर किया। बट इन केस अगर सपोज ये दोनों के आंसर सेम नहीं आए, अगर ये दोनों के आंसर सेम नहीं आए तो अपना इक्वेशन क्या हो गया, नॉन एग्जैक्ट। और नॉन एग्जैक्ट से फिर अपने को फिर से उसको क्या करना होगा, पहले एग्जैक्ट और फिर सम को सॉल्व करना है। पर नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट करने के लिए अपने पास 4 रूल है, एक होमोजीनियस है, फिर कॉमन है, दूसरा है रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब क्या है। तो देखो मैं 1 बाय 1 आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि आपके दिमाग में ये सब चीजें बैठ जाए। जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे रूल नंबर 1 है होमोजीनियस। तो अगर समझो हमारा इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट आ जा रहा है, तो पहले हमें ये चेक करना क्या हमारा इक्वेशन होमोजीनियस है क्या। सभी के डिग्री चेक करो, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 डिग्री कितना हो गया दोस्तों 2। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, मतलब सभी के डिग्री 2 है। देखो 1 और 1 प्लस करके डिग्री 2 आता है, सभी के अगर डिग्री 2 है तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा इक्वेशन होमोजीनियस है। अगर यहाँ पे आप देखोगे 1 और 3 4 ये 3 है और ये 4 है, तो 4 4 4 पर यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। अगर ये होमोजीनियस है तो हमें सबसे पहले mx और ny का आंसर चेक करना है कि 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालेंगे 1/mx और प्लस ny, ये वाले फॉर्मूले से, और जो आंसर आएगा उस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। देन यहाँ पे रूल नंबर 2 में अगर समझो रूल नंबर 1 नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस है, तुरंत आप रूल नंबर 2 पे आ जाओ। रूल नंबर 2 क्या बोलेगा कि x वाले पार्ट से y कॉमन आना चाहिए और y वाले पार्ट से x कॉमन आना चाहिए। जैसे ये सम है, इसमें से देखो x वाला पार्ट है तो क्या इसमें से y कॉमन आ रहा है, ये y है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हमें ये फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करना है 1/mx माइनस ny। जैसे यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस। अगर रूल नंबर 1 का सम नहीं है, रूल नंबर 2 भी नहीं है, कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो हमें रूल नंबर 3 चेक करना है। और रूल नंबर 3 एंड 4 सेम रूल है, बस आपको दोनों को कैसे समझना है। जैसे देखो रूल नंबर ये 3 और 4 में से आपको कौन सा रूल सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। दोनों में से जो छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, ये तो आपको अगर समझो n छोटा दिखाई दे रहा है तो डिवाइड में n वाला फॉर्मूला लेना है। अगर आपको ये दोनों में से m छोटा दिखाई दे रहा है, डिवाइड में m वाला फॉर्मूला। तो अगर समझो आप जब सम आपको समझो रूल नंबर 1 फॉलो नहीं हुआ, रूल नंबर 2 भी नहीं हुआ, तो आप देखो कि दोनों में से छोटा कौन दिख रहा है, m दिख रहा है, तो आप रूल नंबर 4 ले लो। कभी कभी ऐसा होता है कि ये रेयर केस में ये भी चेंज हो जाता है, तो फिर अगर रूल नंबर 4 नहीं हो रहा है तो आप 3 चेक कर लो। अब देखो ये कैसे चेक करते हैं, ये तो आपने निकाला है, m में से हम क्या करेंगे, डेल m बाय, देखो आपने ये स्टार्टिंग में निकाला है ना,
यहाँ पे देखो आपने निकाला ना डेल एम बाय डेल वाई, डेल एन बाय डेल एक्स, इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो माइनस किया, और जो पीछे टर्म है वो डिवाइड में आता है, और इस पूरे का आंसर इसके नीचे क्या है, एक्स है, तो एक्स के फॉर्म में होना चाहिए या तो कांस्टेंट, फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर क्या लेंगे, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला पार्ट। वही सेम यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे n माइनस एम होगा, यहाँ पे पीछे क्या है m है तो नीचे m आएगा, उसके नीचे क्या है y, तो इसका आंसर y में आएगा। और सेम यहाँ पे आप देखोगे तो हमें ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक सम का प्रैक्टिस करा दूं, जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं एक सम का आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करा दूं तो हाँ ये देखो, ये अब यहाँ पे ये जो सम है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पूरा क्वेश्चन है, ये m हो गया, ये n हो गया, हमने लिखा, देखो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y है तो ये 0 हो जाएगा, ये इसमें y, यहाँ पे देखो y वाला पार्ट है तो x 0 नहीं होगा, तो 3x वैसे ही, y का 1, यहाँ पे देखो 2y स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों, 2y आएगा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे हमें विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपने सॉल्व किया, देखो x का x स्क्वायर का 2x, x का 1, ये अब ये दोनों का आंसर मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, और गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो फिर हमें क्या करना है दोस्तों, रूल चेक करना है कि कौन सा रूल का सम है। रूल नंबर 1, इसका डिग्री 2 है, 1 और 1 डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, 2 है, ये ऊपर का 1 और 1 प्लस करेंगे 2, मतलब सभी के डिग्री सेम है, होमोजीनियस रूल। तो होमोजीनियस रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले mx प्लस एन वाई, ये m है, साथ में x है, ये n है, ये साथ में y है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो देखो ये दोनों अपोजिट है, देखो ये और ये दोनों अपोजिट है, कैंसिल, तो यहाँ पे ये बचा, इसका आंसर 0 नहीं है, तो हम फॉर्मूला क्या लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन ये लिया, ये पूरा टर्म मैंने क्या बोला था, मेन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, देखो एक्स स्क्वायर है तो उसके नीचे 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो देखो 1 अपॉन एक्स क्यूब, दूसरे वाले टर्म के नीचे, इस सब से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये होने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, ये अब ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया, हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया। तो देखो m लिखा, n लिखा, और आगे सेम प्रोसीजर से हम सॉल्व करेंगे जनरल सॉल्यूशन का। देखो ये सेम प्रोसीजर, m n में हम y x वाला टर्म नहीं लिखेंगे, इसमें भी x इसमें भी टर्म, तो कोई टर्म नहीं लिखा, डायरेक्ट 0 लिखा है क्योंकि दोनों में x है ना, और ये वाले पार्ट का जस्ट इंटीग्रेशन, ये वाले पार्ट, फिर उस सॉल्यूशन वाला पार्ट तो आपको पता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा रूल है। अब बात आ रही है कि सर लीनियर इक्वेशन क्या है, सर लीनियर इक्वेशन बता दो सर। देखो लीनियर इक्वेशन भी मैं आपको बता दूं, लीनियर इक्वेशन, एक सेकेंड, देखो लाइट जाने की वजह से यही प्रॉब्लम होता है पैनल में, बीच में आज बहुत लाइट गई है। चलो आगे, ये इसके ऊपर भी पिछले बार 6 मार्क्स का सम पूछा गया, वो भी मैं आपको सॉल्व करा के दूंगा। देखो dy बाई डी एक्स, पी वाई और q, इस फॉर्म में आपका इक्वेशन आएगा, या तो आपका इक्वेशन dx बाई डी वाई, यहाँ x है तो यहाँ पे x q, अगर ये दोनों y हैं तो हमेशा ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है x के फॉर्म में होगा या तो कांस्टेंट होगा। अगर x के फॉर्म में या तो कांस्टेंट है तो समझ जाना ये लीनियर का सम है। और दोस्तों यहाँ पे हम फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और बाद में हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे y है इसलिए y, और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, नीचे क्या है दोस्तों dx, ये लिखा। अब देखो ये वाले पार्ट में ये दोनों की जगह पे x है, सीधी सी बात है ये दोनों किस में होंगे, y में, या तो कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू p, यहाँ नीचे क्या है dy, तो dy लिया, यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों dx, तो dx लिया। कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ के लो। देन यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे x है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। अब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको डायरेक्ट इससे रिलेटेड मैं एक सम सॉल्व कराता हूं जो आपके एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया। ये देखो, ये जो सम है अपने एग्जाम में पूछा गया सम है, और मैंने बोला कि ये रिसेंट पेपर में पूछा गया सम है दोस्तों, जून 2024 में ये सम पूछा गया है। तो हमें इस तरह के सम का भी नॉलेज होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन के सम का भी। लीनियर इक्वेशन के सम में अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स है, dy बाई डी एक्स है, प्लस y है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों tan x है। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, जो अपना फॉर्म था dy बाई डी एक्स का, अगर आप देखोगे तो ये इस फॉर्म में था, dy बाई डी एक्स
प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू, ऐसा था। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो dy बाई डी एक्स के आगे कोई टर्म नहीं है, तो ये जो टर्म है इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, अपने आप चीजें सही हो जाएगी। तो देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, डिवाइड अबो इक्वेशन बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स। यहां पे अगर आप डिवाइड करोगे तो y अपॉन क्या आएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पे क्या आएगा दोस्तों, tan x अपॉन क्या आएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स। ये पूरा डिवाइड हो गया। अब ये इसकी तरह दिखाई दे रहा है, पर इसको थोड़ा और इसकी तरह बनाओ। देखो ये देखो, dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स वाई। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, tan x। मैंने बोला कि ये सब सॉल्यूशंस आपको ना बुक में भी नहीं मिलेगा, रिसेंट पेपर का है, इसलिए यहां पे जो चीजें दे रहा हूं जस्ट इसकी वैल्यू करो। अब देखो दोस्तों, y के आगे जो पार्ट है p है, मतलब यहाँ पे p का वैल्यू क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। और अगर मैं q के वैल्यू की बात करूं तो क्या आएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है सर, ये भी समझ में आया सर। अब अगर आपको पी क्यू मिल गया तो इसके बाद क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ई रेज टू पी डी एक्स, ई रेज टू पी, व्हाट इज पी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आपको याद हो जाना चाहिए, tan x है, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, tan x। अब ये हमने लिख दिया, तो ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मिला। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के बाद क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। 6 मार्क्स का सम पूछा गया था। अब जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, देखो जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहां पे dy की dx, नीचे क्या है दोस्तों, dx है, एंड प्लस सी। y एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है, e रेज टू tan x। यहां पे इंटीग्रेशन q क्या है दोस्तों, q देखो q ये, तो q क्या है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है दोस्तों, e रेज टू tan x और यहाँ पे dx प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे पता है, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं ये सम सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो मैं ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, देखो मैं पीछे ही ले रहा हूं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लाइट की वजह से ही प्रॉब्लम हुआ है। लाइट की वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये पैरेलल में फिर क्वेश्चन जो है ना वो प्रॉपर कॉपी नहीं हो पाते, इसलिए अब ये मेरे को पीछे से देख के लिखना पड़ेगा। देखो y इंटू ई रेज टू tan x है विच इज इक्वल टू q क्या था दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x इंटू ई रेज टू tan x एंड dx प्लस सी। अब देखो ये वाला पार्ट हमने पूरा का पूरा कॉपी कर दिया। अब कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेट I1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x और e रेज टू tan x एंड dx। ये बहुत डेंजर इंटीग्रेशन है, पर जो समझदार है वो एक झटके में सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे tan x रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको आप t पुट कर लो। क्यों मैं t पुट कर रहा हूँ, रिपीट हो रहा है इसलिए नहीं पुट कर रहा हूँ, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x यहाँ पे अवेलेबल है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता होगा 12th क्लास का, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dt बाई डी एक्स। देन दोस्तों ये सेक स्क्वायर एक्स dx और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, dt। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद देन i विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो देखो ये इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ये सेक स्क्वायर एक्स और dx, तो इसके बदले क्या आ जाएगा दोस्तों, dt। देखो ना, सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले dt, tan x के बदले क्या आएगा दोस्तों, t, और e रेज टू tan x मतलब क्या आएगा, e रेज टू t। अब ये दोनों आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। आपके पास या तो आप u इंटू वी रूल अप्लाई करो, पर उससे अच्छा है कि अगर साथ में अलजेब्रिक फंक्शन आता है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। ये देखो यहाँ पे i विच इज इक्वल टू t इंटू ई रेज टू टी ऑफ डी टी, देन i विच इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं पता है, जो अलजेब्रिक है उसको सेम टू सेम लिखते हैं। ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। देन इसके बाद अगर आप फोरियर तो आपने प्रैक्टिस किया ही होगा, तो ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए। ये वाले पार्ट को हम इंटीग्रेशन लेते हैं, ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू टी है। फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमने सेम रखा था उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। टी का डेरिवेटिव क्या आएगा 1,
और इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, फिर से इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव लोगे जीरो, जब जीरो आ जाएगा तो सम नहीं सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में अलजेब्रिक सेम, बाजू वाले का इंटीग्रेशन, फिर से अलजेब्रिक का डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, फिर से इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ऐसे चलता रहेगा। कब रुकोगे? जब हमें जीरो मिल जाएगा। अब देखो वन का डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो, इसलिए हमें रुकना है। यहां पहला प्लस, यहां पे माइनस, फिर इसके बाद दोस्तों आगे तो आपको पता है प्लस सी है। अब हम आई विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? दोनों को अगर आप ध्यान से देखो, टी ऐसी है, दोनों में से ई रेस टू टी आप बाहर ले सकते हो, अंदर क्या आएगा दोस्तों? टी माइनस वन प्लस सी। और अगर आप वैल्यू ऑफ रीसब्स्टिट्यूट करना चाहते हो तो टी का वैल्यू हमने क्या लिया है दोस्तों? टेन एक्स, तो यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? टेन एक्स माइनस वन प्लस सी। और थोड़ा सा आप डिटेल लेक्चर्स के ऊपर भी काम करो। हो गया। अब आप क्या करोगे दोस्तों? फ्रॉम वन, अब फ्रॉम इक्वेशन वन, अब आपका फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा दोस्तों? y इंटू ई रेस टू क्या है दोस्तों? टेन एक्स विच इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आपने पूरा का पूरा निकाल दिया, ई रेस टू क्या है दोस्तों? टेन एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? टेन एक्स माइनस वन प्लस सी। चाहिए तो आप टेन एक्स कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी आप आंसर रख सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अब दोस्तों ये वाला पार्ट होने के बाद आपको एक सम बर्नौलिस का देख लेना चाहिए, मेरे डिटेल लेक्चर से, भूलना नहीं है। बट इसके अंदर एक आपको टॉपिक है जो जिसके ऊपर ना दोनों साल, मतलब बोला जाता है 2000 जून 2023 में और जून 2024 में सेम यही सम पूछा गया है, बस नंबर्स अलग थे। तो अगर आप देखने जाओगे इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे सम्स है, उतना सम सॉल्व करने जाओगे बहुत टाइम जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक के सम्स को आप सॉल्व कर लो, ये वाला तो एटलीस्ट सॉल्व करके जाना चाहिए। एक आरसी और आप इलेक्ट्रिकल सर्किट डिफरेंशियल इक्वेशन यूट्यूब पे सर्च करोगे, मैंने बोला कि यूट्यूब का मैंने आपको प्लेलिस्ट भी दे दिया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है पर मैंने आपको दिया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया। प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, पूरा का पूरा आप प्लेलिस्ट से आप लेक्चर कवर करो, या तो आप कोर्स का प्राइस हमने कम कर दिया है, मैंने बोला कि कोर्स का प्राइस 899 कर दिया, वहां पे 999 दिखाई देगा, आप 100 रुपीज का कूपन कोड यूज करो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से चलो, वहां पे मैं प्राइस 899 ही करा दूंगा। अब यहाँ पे कॉइल इज हैविंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब आर का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? 15 ओहम। इंडक्टेंस एल का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? 10 ओहम, 10 हेनरी, ये इंडक्टेंस मतलब 10 हेनरी, ये एच मतलब हेनरी है। और कनेक्टेड टू सप्लाई जो रहेगा दोस्तों वो ई आएगा, कितना है दोस्तों? 90 वोल्ट। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट, हमें किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों? करंट का। आफ्टर 2 सेकेंड मतलब टी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है, हमेशा याद रखना कभी भी अगर आप आरएल सर्किट का सम सॉल्व कर रहे हो तो आपका सम कैसे होगा, हमेशा ये चीज दिमाग में बिठा के रखो। एल आएगा, डी आई बाई डी टी आएगा, ये हमेशा याद रखो, ये इंडक्टेंस का ऐसा ही फॉर्मूला है। देन रेजिस्टेंस वाले पार्ट को आप आर आई लिखोगे और इक्वल टू ई, ये पार्ट आपको याद करना है। देखो बहुत इजी है, एल मतलब इंडक्टेंस, उसके साथ हमेशा डी आई बाई डी टी आएगा, आर के साथ हमेशा आई आएगा और यहाँ पे ई है। अब पूरे इक्वेशन में आपको पता है कि हम इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हम डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से लिखते हैं, तो ये बाजू वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को आप ई से एल से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? डी आई बाई डी टी, जहां पे एल है वहां कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर और यहाँ पे एल आ जाएगा, साथ में आई ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे ई बाय एल आ जाएगा। अब बस आप क्या करो? वैल्यू पुटअप करो, आपका सम यूं ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, डी आई बाई डी टी प्लस आर का वैल्यू कितना है दोस्तों? द वैल्यू ऑफ आर इज 15, द वैल्यू ऑफ एल इज 10, और यहां पे अगर आप देखोगे ये आई है, ई का वैल्यू कितना है दोस्तों? 90, और एल का वैल्यू कितना है दोस्तों? 10। अगर आप देखोगे डी आई बाई डी टी प्लस इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 1.5 आए और यहाँ पे 9 आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको अगर मैं कंपेयर करूं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू, ये वाले इक्वेशन से, अब ये को यहाँ पे डी वाई की जगह पे बस चेंजेस क्या हो जाएगा पता है? ये y की जगह पे ये यहाँ पे ये चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई, और यहाँ पे डी टी, और यहाँ पे आई। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैल्यू ऑफ p क्या आएगा दोस्तों? 1.5, द वैल्यू ऑफ q क्या आएगा दोस्तों? 9। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखना। मैं बोला कि ये सब सम के सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे नहीं जो मैं यहाँ पे दे रहा हूं।
अब यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू, यहां पे क्या आएगा पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स पी का वैल्यू कितना है 1.5। हाँ, इसके नीचे dx है ना, तो यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों dt है। यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जो नीचे है वही टर्म यहाँ पे आएगा, तो dt, तो यहाँ पे भी dt, तो यहाँ e रेस टू 1.5t। तो ये क्या हो गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होने के बाद हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते थे आप y इंटू, पर यहाँ पे y है क्या, यहाँ पे y के बदले i है, तो आप यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स विच इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहाँ dx की dy सर dt आएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे dt है, n प्लस सी। अब यहाँ पे i है, i का वैल्यू नहीं पता है, e रेस टू 1.5t। q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू 9। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कितना है सर, e रेस टू 1.5t और dt प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों देखो ये i ऐसे ही रहेगा, e रेस टू 1.5t, यहाँ पे 9 ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। e रेस टू 1.5t का इंटीग्रेशन e रेस टू 1.5t सेम आएगा, और आपको पता है t के आगे जो पार्ट है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, क्योंकि बैड फंक्शन है ना, वहां पे अगर t होता है तो हम वैसे एज इट इज रखते पर उसके पहले, और यहाँ वाले पार्ट में कुछ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं है, पर ये इंटीग्रेशन था 9 बाहर लिया, e रेस टू t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन e रेस टू t, पर t के आगे जो पार्ट है वो डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो देखो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, 1i मल्टीप्लाई बाय e रेस टू 1.5t विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 1.5 e रेस टू 1.5t और प्लस सी। सबसे पहले आपको c का वैल्यू निकालना होता है। मैं अगर आप देखोगे मैं वहां पे a लेता हूं, तो आप a लो c लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये वैल्यूज निकालना है। कैसे निकालोगे, तो c का वैल्यू निकालने के लिए पुट i विच इज इक्वल टू 0 और t विच इज इक्वल टू 0, इनिशियल कंडीशन हमेशा पुट किया करो। यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं t का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये 9 1.5 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये e रेस टू 0 मतलब 1 होता है, तो यहाँ 0 नहीं होगा, पर यहाँ पे i का जैसे 0 आएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा c। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट 9 डिवाइड बाय 1.5 कैल्सी है आपके पास, कैल्सी से ही डायरेक्ट कर लो, 9 डिवाइड बाय 1.5 तो 6 आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे 6 प्लस सी, ये 0, तो यहाँ पे -6। हाँ, तो ये वैल्यू ऑफ c मिल गया। अब आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, तो देखो i विच इज इक्वल टू e रेस टू 1.5t, यहाँ पे 9 1.5 e रेस टू 1.5t प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों -6। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे बस क्या करना है, i का वैल्यू निकालना है। तो ये पूरे इक्वेशन को इस टर्म से क्या कर दो दोस्तों, डिवाइड कर दो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 बाय 1.5 रहेगा। ये वाले पार्ट को ये वाले पार्ट से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो जहां जहां पे ये e रेस टू 1.5 सब कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आएगा दोस्तों e रेस टू 1.5t, पर वो माइनस फॉर्म में आएगा क्योंकि डिवाइड मतलब नीचे जाता है। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे क्योंकि मुझे i चाहिए, तो ये वाले पार्ट से ये एक्स्ट्रा पार्ट आया तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे e रेस टू 1.5 लिखूंगा तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे भी e रेस टू 1.5t लिखूंगा तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे भी e रेस टू 1.5t लिखूंगा तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, पर ये वाला पार्ट मुझे ऊपर लेना है इसलिए मैंने माइनस में लिया। सोचो इतना बेसिक से कौन बताएगा। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करंट निकालना है, i विच इज इक्वल टू 9.1.5 6 e रेस टू -1 यहाँ पे बस 2 रखो। अब कैल्सी में ये वैल्यूज डालो और सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको 2 सेकंड पे करंट बोला है तो हमने वैल्यूज रखा। अब सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। ये लेक्चर रिकॉर्ड करते टाइम मुझे बहुत मेहनत लगा अराउंड, क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी, पर मैंने फाइनली ये रिकॉर्ड कर लिया। तो 3 क्वेश्चंस ये पूछे गए थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पेपर पैटर्न का वीडियो दूसरे चैनल पे प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव पे डाला गया है, उसे याद से आपको देख लेना है और देख के अपनी चीजों को अच्छे से दिमाग पे बिठा लेना है। अब कौन सा टॉपिक चाहिए आप नीचे कमेंट करो। शाम अराउंड 6 बजे के आसपास आपको दूसरा वीडियो मिलेगा, और रात को अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिखा तो एक और मिल जाएगा, मतलब 3 यूनिट आज ही मिल जाएगा, और कल 2 यूनिट कर दूंगा, कल रात को एक रिवीजन। जय हिंद दोस्तों।